हमारी कहानी तब शुरू होती है जब दुनिया अचानक बदल गई। डिजिटल पोर्टल बिना किसी चेतावनी के नीले आकाश को चीरते हुए प्रकट हुए। किसी को कुछ समझ नहीं आया और दूर दराज के मंदिरों में बैठे भिक्षु भी इस रहस्य को निहारने के लिए रुक गए। दुनिया के दूसरी ओर रेगिस्तान में रहने वाले खानाबदोश भी इस हवाई घटना को देखकर स्तब्ध रह गए। उस विचित्र प्रकाश को देखकर आम नागरिक दहशत में चीखने लगे और पूरी दुनिया में दहशत फैल गई। लेकिन डर तब असली आतंक में बदल गया जब भयानक राक्षस अपने नुकीले दांत दिखाने लगे। राक्षसों का एक विशाल झुंड अवरोध को तोड़कर अंदर घुस आया और बिजली के तूफान के साथ तबाही मचा दी। दुनिया एक भयानक मंजर में तब्दील हो गई, जहां विकृत जीव नागरिकों को बेरहमी से निगल रहे थे। नरसंहार इतना भयावह था कि निर्दोषों के शरीर निर्दयता से चीर फाड़ हो रही थी और खून बह रहा था। शांति भंग हो गई थी, उसकी जगह जलते हुए और तेजाब में पिघलते हुए शरीरों का मंजर छा गया था। बचे हुए लोग अपने घायल साथियों को लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंत निकट आता जा रहा था। मानवता घिरी हुई थी, विशालकाय दानवों के साये में अपने ही विनाश का सामना कर रही थी। हालांकि जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा था, तभी उस दुकान के बीच से आशा की एक जलती हुई लौ फूट पड़ी। वे शिकारी थे, जागृत योद्धा, जो निडर होकर पलटवार करने और खाई का सामना करने के लिए तैयार थे। प्रकाश की तलवारें लहराते हुए उन्होंने अलौकिक साहस के साथ राक्षसों पर आक्रमण किया। शक्ति से परे जादू भी फल फूल रहा था, जो दिव्य स्पर्श से घातक घावों को ठीक कर रहा था। इन नायकों के प्रयासों से विशालकाय जानवरों को भी पवित्र जंजीरों से जकड़ दिया गया। घायल अवस्था में भी एक जादूगरनी ने अपने साथियों को नरसंहार से बचाने के लिए जादुई सुरक्षा कवच खड़ा कर दिया। आक्रमण को तो रोक दिया गया, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी, जिससे चारों ओर लाशों का ढेर लग गया। जल्द ही उन्होंने दरारों को हमेशा के लिए बंद करने के लिए पोर्टलों के अंदर मौजूद सरगनाओं का शिकार करना शुरू कर दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना ये योद्धा बिना किसी हिचकिचाहट के कालकोठरियों में घुस गए। लड़ाई भीषण थी और कई नायक एक के बाद एक युद्ध के मैदान में शहीद हो गए। और इस सारी अफरा तफरी के बीच हमारे नायक की गंभीर आकृति उभरती है। वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो पोर्टल से निकलने वाले सबसे विचित्र राक्षसों का अकेले सामना करने में सक्षम था। हाथ में तलवार लिए और बिजली से आच्छादित वह मानवता की रक्षा की अंतिम पंक्ति था। लेकिन उसने गिरे हुए शिकारियों की चीखें सुनी, जिन्होंने उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़े हुए वह युवक आने वाले युद्ध के लिए तैयार हो गया। इसे उसकी आंखें शक्ति से चमक उठीं और एक नीली विद्युतीय आभा ने उसके शरीर और उसकी टूटी हुई तलवार को पूरी तरह से घेर लिया। एक विशालकाय भेड़िया बिना समय गंवाए पूरी ताकत से लड़के पर झपट पड़ता है। लेकिन वह सिर्फ एक नहीं था, बल्कि भेड़ियों का पूरा झुंड हमारे नायक को घेरे हुए था, हमले के लिए तैयार। उसकी आंखों में तीव्र चमक थी। उसने अपनी सबसे शक्तिशाली क्षमता को सक्रिय किया और तैयार हो गया। लेकिन वह अकेला नहीं लड़ता, क्योंकि उसके पास मृत आत्माओं को उनकी शाश्वत शांति से जगाने की शक्ति है। उसकी आंखों में नीली चमक है। एक छोटा कंकाल अपने स्वामी की पुकार का जवाब देते हुए उठता है। उसकी जादुई शक्ति फैलती है, युद्ध में मारे गए योद्धाओं की हड्डियों को पुनर्जीवित करती है। हाथ हिलाकर हमारा नायक खोई हुई आत्माओं की सारी ऊर्जा को केंद्रित कर लेता है। वह प्राचीन शिकारियों की आत्माओं को बुलाता है, जो एक साधारण आदेश से प्रेतों के रूप में पुनः प्रकट होती हैं। उठो। एक बार फिर जागृत होकर वीरों की आत्माएं युद्ध में उसका साथ देती है। वह युवक उनसे अपनी शक्ति प्रदान करने और इस अंतहीन युद्ध को जीतने में मदद करने के लिए पुकारता है। यह उस व्यक्ति की कहानी है जो मृतकों को जीवितों के भविष्य की रक्षा करने का आदेश देता है। उन्हें शापित भूत उपयोगकर्ता के रूप में जाना जाता है। यह उपाधि कई लोगों के लिए भय का कारण है। उनका नाम राघो कुरोसातो है और उनकी तलवार अब उन आत्माओं की शक्ति से प्रज्वलित है जिन्हें वे अपने भीतर धारण करते हैं। निडर होकर वे उन राक्षसों का सामना करते हैं जिन्होंने अनगिनत जिंदगियां छीन ली हैं। उसकी तलवार जोन ऑफ आर्क की आत्मा से गढ़ी गई है और मसाकाडो की शक्ति से मजबूत हुई है। वह वादा करता है कि राक्षस अतीत में उनके द्वारा की गई सभी मौतों की आवाजें सुनेंगे। अपने प्रेतों की सेना के साथ वह अपने संचित क्रोध को उजागर करेगा। लेकिन यह कौशल उसे कैसे मिला, यह समझने के लिए हमें उस समय में वापस जाना होगा जब वह पूरी तरह से असफल था। एक खास भूत से सामना होने के बाद उस बच्चे की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। इस दुनिया में शिकारी ही वे कुलीन लोग हैं जो पोर्टल के अंदर खतरनाक राक्षसों का सामना करते हैं। जन्मजात क्षमताओं के बल पर वे अपनी जान जोखिम में डालते हैं और सच्चे नायकों के रूप में सराहे जाते हैं। कम से कम आम जनता जागृत योद्धाओं के बारे में यही सोचती थी। लेकिन असल में हर शिकारी को एक जैसा सम्मान नहीं मिलता था और न ही हर किसी को नायक माना जाता था।
उदाहरण के लिए हमारा नायक हमेशा छोटों से जूझता रहता था और उनमें सबसे बड़ा नाकामयाब था। गिल्ड हमेशा ऊंचे पदों की तलाश में रहते थे, जबकि निचले पदों पर बैठे लोग जो भी मिलता उसी से काम चलाते थे। यहां तक कि जब उसने मौका देने की गुहार लगाई, तब भी गिल्ड मास्टर उसे कोई काम देने के लिए तैयार नहीं दिखे। हताश होकर वह लड़का हाथ जोड़कर एक मौके की भीख मांगता। हालात और भी बदतर हो गए, क्योंकि दूसरे शिकारी उसे पहचान लेते थे और उसकी बुरी प्रतिष्ठा के बारे में कानाफूसी करने लगते थे। वह जहां भी जाता, कालकोठरी ढह जाती, हथियार टूट जाते और राक्षस अचानक प्रकट हो जाते। बदकिस्मती के चलते उन्हें रीगोद कैलामिटी का कुख्यात उपनाम मिल गया। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें साफ साफ बता दिया कि कोई भी गिल्ड उन्हें गंभीरता से नहीं लेगा। बूढ़े आदमी ने कहा कि उनकी इस प्रतिष्ठा को देखते हुए तो बात ही अलग है। उसके लिए बचा एकमात्र काम बहुत ही विशिष्ट था। उसका एकमात्र काम मारे गए शिकारियों के सामान और शवों को बरामद करना था। रीगो बेहद निराश था, क्योंकि यही उसके पास उपलब्ध एकमात्र नौकरी का विकल्प था। इस काम में मूलतः मृतकों की वस्तुएं बरामद करना शामिल था, जो एक गिल्ड के लिए पहले ही मुसीबत बन चुका था। कहते हैं कि जो भी इन वस्तुओं को छूता है, उस पर श्राप लग जाता है और वह तुरंत अपनी शक्तियां खो बैठता है। इसी कारण यह काम सभी शिकारियों के लिए सबसे घृणित और टाला जाने वाला काम बन गया था। लेकिन कोई विकल्प न होने के कारण हमारा मुख्य पात्र जोखिम स्वीकार करता है और केवल एक कुल्हाड़ी लेकर कालकोठरी में प्रवेश करता है। अंदर जाते ही वह खुद को एक गुफा जैसे वातावरण में पाता है, जहां वह पहले से ही कठिन परिश्रम के लिए तैयार हो रहा होता है। गुरु ने यह भी कहा था कि संगठन के सदस्य भी इन वस्तुओं को नहीं छूते और उसे सब कुछ स्वयं ही नष्ट करना होगा। वहां पहुंचकर रीगो को कुछ और मजदूर मिलते हैं जो यही काम कर रहे थे। वे कहते हैं कि यहां कुछ भी मिलना मुश्किल है, क्योंकि लड़ाइयों के बाद सब कुछ दब जाता है। बिना समय बर्बाद किए हमारा नायक पूरी ताकत से खुदाई शुरू कर देता है और काल कोठरी की मिट्टी पलट देता है। बहुत पसीना बहाने के बाद वह थककर रुक जाता है, लेकिन इनाम के तौर पर उसे मात्र एक माना पॉइंट मिलता है। रीगो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि इतनी मेहनत के बदले इतना कम माना मिला। उसे याद आता है कि उसे इस माना का इस्तेमाल यह जांचने के लिए करना है कि कहीं सामान शापित तो नहीं है। यहां से हम उस क्षण पर वापस जाते हैं जब उसने पहली बार अपनी अनूठी क्षमता को जागृत किया। उसे जो कौशल प्राप्त हुआ वह था माध्यम बनने की क्षमता, जो केवल 60 सेकंड के लिए सक्रिय थी। अपनी क्षमता के सक्रिय होने पर रीगो वहां मारे गए शिकारियों की आत्माओं को देखने लगता है। वह स्थान बेचैन आत्माओं से भरा हुआ था, जो उस कालकोठरी में फंसी हुई थीं, जहां उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन उसकी क्षमता उसे केवल भूतों को देखने की अनुमति देती थी, जो पूरी तरह से बेकार प्रतीत होती थी। स्थिति और भी खराब यह थी कि यह क्षमता बुरी आत्माओं को आकर्षित करती थी, जो आपदाओं का कारण बनती थीं और उसे शापित प्रतिष्ठा दिलाती थीं। रीगो ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि कम से कम इस बार तो वस्तुओं पर कोई अभिशाप नहीं था। हालांकि किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा और वह भ्रमित हो गया। उसे हवा में एक अलग सी उपस्थिति का एहसास हुआ। अचानक उसकी बाईं आंख पहले से भी अधिक तीव्रता से चमकने लगी। वह फोकस मोड में प्रवेश करता है, जिससे वह एक भूत पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। वह उस आत्मा को नाकानिशी के रूप में पहचानता है, जो बी रैंक का शिकारी था, जिसकी वह तलाश कर रहा था। रीगो को याद आता है कि नाकानिशी ने बच्चों वाले एक दोस्त को बचाने के लिए खुद को बलि का बकरा बना लिया था। भले ही वह एक नायक था, फिर भी उसकी चीजों से लोग डरते थे और कोई भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हमारा नायक उस व्यक्ति की बहादुरी से अभिभूत है और उसके इस कार्य को अविश्वसनीय मानता है। तभी वह देखता है कि नाकानिशी की आत्मा उसे लगातार घूर रही है। भूत ने चट्टानों के ढेर की ओर इशारा करते हुए अपनी आंखें घुमाईं, मानो रास्ता बता रहा हो। उस इशारे का अनुसरण करते हुए रीगो ने उस स्थान को खोदा और नायक का कंकाल उसकी तलवार के साथ पाया। रीगो समझ गया कि भूत ने उस पर हमला नहीं किया था। वह तो बस अपनी चीजों की रखवाली कर रहा था। वह खुश है कि उसकी कभी बेकार रही कला ने उसे मृतकों की वस्तुएं ढूंढने में माहिर बना दिया है। वह नायक के अवशेषों को निहारता है, उस खोए हुए जीवन के भार को महसूस करता है। बिना हिचकिचाए वह शिकारी की तलवार पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, एक हल्की सी ऊर्जा का अनुभव करते हुए। हथियार चलाने वाला रीगो तनाव में आ जाता है, यह उम्मीद करते हुए कि तथाकथित अभिशाप महज एक झूठ था। राहत महसूस करते हुए उसे पता चलता है कि कुछ भी नहीं हुआ और वह निष्कर्ष निकालता है कि अभिशाप महज एक बेबुनियाद अफवाह थी। यह सोचकर वह शिकारी की सभी चीजें अपने साथ ले जाने के लिए इकट्ठा करने लगता है। हालांकि कुछ ऐसा होता है जिससे वह एक पल के लिए रुक जाता है, जैसे उसे लगता है कि वह कुछ भूल गया है। थोड़ा और देखने पर उसे नाकानिशी की एक छोटी लड़की के साथ पुरानी तस्वीर मिलती है।
आरएमसी को एहसास होता है कि नायक की भी एक बेटी थी, इसीलिए वह उसकी चीजों की रक्षा कर रहा था। नकानिशी की आत्मा उदासी और लालसा से भरी निगाहों से सब कुछ देख रही थी। रीगो ने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। लेकिन यह शांति क्षणिक थी, क्योंकि दो शिकारी क्रूर मुस्कान के साथ अंधेरे से बाहर आ गए। वह आदमी उसे रीगोद कैलामिटी के रूप में पहचान लेता है और ऐसे गंदे काम करने के लिए उसका मजाक उड़ाता है। तिरस्कार से भरे स्वर में वे जल्दी से पीछे हट जाते हैं ताकि उस बच्चे का दुर्भाग्य उन पर ना आ जाए। लेकिन जाने से पहले शिकारी की नजर रीगो के हाथ में पकड़ी तलवार पर पड़ती है। वह लड़के से हथियार छीन लेता है और कहता है कि उस जैसे कमजोर को इतनी अच्छी चीज नहीं मिलनी चाहिए। लड़के को तलवार लेते देख जादूगरनी घबरा जाती है और श्राप के बारे में चिल्लाने लगती है। बदमाश को गुस्सा आता है और वह तलवार को गंदी शापित चीज कहकर फेंक देता है। गुस्से में आकर वह शिकायत करता है कि रीगो ने उसे ऐसी चीज छूने के लिए मजबूर किया जिससे उसकी शक्तियां छिन सकती हैं। आवेश में आकर वह रीगो को जमीन पर धक्का देता है और उसे निकम्मा और किताब चोर कहता है। लड़की सुझाव देती है कि शायद वह अपने बड़े भाई का सामान ढूंढ रहा है। वह बताती है कि रीगो का भाई रीटो कुरोसातो है, जो एक महान एस रैंक हंटर है। रीगो यह सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि उसने अपने रैंक के बारे में झूठ बोला होगा, क्योंकि रीटो कालकोठरी में मारा गया था। हमारा नायक दृढ़ता से कहता है कि उसका भाई अभी भी कहीं जीवित है। हमलावर को गलतफहमी हो जाती है और वह मान लेता है कि अक्षमता उनके खानदान की खासियत है। धैर्य खोकर वह लड़के को कुचलने और उसे और भी अपमानित करने की तैयारी करता है। रीगो उसे रोकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन बदमाश उसकी बात नहीं सुनता और उसे ताना मारता रहता है। शिकारी ने जोर से पैर पटका, जिससे रीगो के सिर पर चोट लगी और वह दर्द से चीख उठा। गुस्से में उसने कहा कि रीगो जैसे निकम्मे को शिकारी कहना भी नहीं चाहिए। बदमाश ने उसे किसी के साथ मिलकर लड़ने की कोशिश न करने और अकेले जाकर मरने के लिए कहा। केनिशी की आत्मा यह दृश्य देखती है। अपने रक्षक को अपमानित होते देख उसके चेहरे पर घृणा का भाव होता है। जमीन पर पड़े होने के बावजूद रीगो तलवार पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, जबकि हमलावर चिल्लाता है कि वह अकेला है। उसी क्षण लड़के का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती हैं। वह नेकिनिशी और उसकी बेटी की तस्वीर को देखता है, जो अब कचरे की तरह जमीन पर पड़ी है। यह देखकर उस युवक के भीतर भयंकर क्रोध जागृत होता है और उसकी आंखों से नीली आभा निकलती है। चमकते हुए हाथ से वह तलवार पकड़ लेता है और कहता है कि उसे इस बात की परवाह नहीं कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। लेकिन उसकी बाईं आंख शक्ति से जल उठती है, जो यह दर्शाती है कि उस बदमाश ने हद पार कर दी है। इसके साथ ही उसकी माध्यम बनने की क्षमता सक्रिय हो जाती है और नेकिनिशी की आत्मा बिजली से घिर जाती है। नायक की आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है और वह कहता है कि ये वस्तुएं उस व्यक्ति की हैं जिसने अपनी जान जोखिम में डाली। सिस्टम इस बात की पुष्टि करता है कि नेकिनिशी की आत्मा ने उपकरण पर कब्जा कर लिया है और एक आध्यात्मिक हथियार बना दिया है। क्रोध से भरकर वह हमलावर पर चिल्लाता है कि उन पवित्र वस्तुओं पर पैर रखने की हिम्मत न करे। लड़के की शक्ति के अचानक विस्फोट से दोनों शिकारी पूरी तरह से स्तब्ध रह जाते हैं। हमलावर को यकीन नहीं हो रहा था। वह सोच रहा था कि एफ रैंक का कोई व्यक्ति इतना जबरदस्त दबाव कैसे पैदा कर सकता है। शिकारी स्तब्ध रह गया। उसका शरीर भारी हो गया और वह उस आभा के सामने हिल भी नहीं पा रहा था। गुस्से में आकर रीगो ने उसे कॉलर से पकड़ लिया, लेकिन वह व्यक्ति व्यंग्यपूर्ण रवैये के साथ खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहा था। आरएमसी ताने सहन नहीं कर पाता और अपनी पूरी ताकत से हमलावर को पीट देता है। लड़ाई के बाद वह नायक का सामान इकट्ठा करता है और एक आखिरी मिशन पूरा करने का निश्चय कर लेता है। पता हाथ में लेकर वह एक खूबसूरत घर की ओर जाता है, जिस पर नेकिनिशी लिखा हुआ बोर्ड लगा है। वह घर के सामने रुकता है और पुष्टि करता है कि यही दिवंगत शिकारी का घर था। संगठन ने उसे सब कुछ त्यागने के लिए कहा था, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे नायक के परिवार की ओर ले गई। भले ही शिकारी अभिशाप से डरते हों, वह जानता है कि परिवार को अंतिम विदाई देने का अधिकार है। तो वह नेकिनिशी को हमेशा के लिए घर वापस लाने के इरादे से दरवाजे की घंटी बजाता है। दरवाजा धीरे से खुलता है और एक महिला की आवाज आती है कि दूसरी तरफ कौन है। नेकिनिशी की पत्नी दरवाजा खोलती है। उनकी बेटी पीछे से झांक रही होती है और रीगो जल्दी से अपना परिचय देता है। कांपती हुई आवाज में युवक बताता है कि उसे एक काल कोठरी में कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिली है। वह तलवार से भरा थैला दिखाता है और हकलाते हुए बताता है कि उसे काम के दौरान क्या मिला। लड़की उस वस्तु को तुरंत पहचान लेती है और आंखों में आंसू लिए अपने पिता को पुकारती है।
वह हथियार उठाती है और पुष्टि करती है कि यह उसके पिता का है, जबकि रीगो उदास मुस्कान के साथ देखता रहता है। लड़की तलवार को गले लगाकर रो रही होती है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति गंभीर चेहरे के साथ पीछे से प्रकट होता है। बिना किसी चेतावनी के दादाजी अपनी छड़ी से प्रहार करते हैं और तलवार को अपनी पोती के हाथ से जोर से गिरा देते हैं। आंखों में घृणा के आंसू लिए वह चिल्लाता है कि यह चीज गंदी है और तिरस्कार से इशारा करता है। बूढ़ा कहता है कि जमीन पर बिखरी हुई ये चीजें शर्मनाक हैं। इतना ही नहीं, वह दावा करता है कि रीगो खुद भी गंदा है, जिससे हमारा मुख्य पात्र पूरी तरह से अवाक रह जाता है। वह आदमी छड़ी से उस पर हमला करता है और चिल्लाता है कि वह नियमों को तोड़ने के लिए उसकी शिकायत करेगा। वह इसे मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि उसका बेटा बी रैंक का सैनिक था और इस तरह नहीं मर सकता था। वह उस पर सब कुछ साजिश रचने का आरोप लगाता है और अपने बेटे की मौत के लिए रीगो को दोषी ठहराता है। नायक की पत्नी यह सब सहन नहीं कर पाती और सारी अफरा तफरी के बीच रोते हुए जमीन पर गिर पड़ती है। युवक समझाने की कोशिश करता है, चिल्लाता है कि वह उस आदमी को जानता तक नहीं था और उसकी आत्मा को भी नहीं जानता था। लेकिन बोतानिकीनुशी के पिता उसकी बात अनसुनी कर देते हैं और कहते हैं कि वह सिर्फ बहाने बना रहा है और संगठन में उसके दोस्त हैं। वे उसे धमकी देते हैं कि वह फिर कभी किसी संघ में कदम नहीं रख पाएगा और नमक फेंक कर उसे बाहर निकाल देते हैं। कहीं जाने की जगह न होने पर हमारा मुख्य पात्र उन वस्तुओं को एक पुराने वीरान मंदिर में ले जाता है। वह स्थान युद्ध में मारे गए शिकारियों के सामान का भंडार था। मंदिर का भीतरी भाग एक स्मारक था, जिसमें कवच, क्रॉस और मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाली मूर्तियां थीं। हाथ जोड़कर वह नाकानिशी की आत्मा से क्षमा मांगता है कि वह उसकी मदद नहीं कर पाई। जैसे ही वह जाने वाला था, सामान से भरे थैले से एक नीली ज्वाला फूट पड़ी। अचानक थैला और तलवार एक शक्तिशाली आध्यात्मिक आभा से घिर गए। लड़का चौंक कर पीछे मुड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह आग की लपटों को घूरता रहा और नायक का नाम पुकारते हुए उसकी उपस्थिति पर सवाल उठाने लगा। बिना किसी झिझक के उसकी माध्यम बनने की क्षमता एक बार फिर सक्रिय हो गई। उसकी आंखें तीव्र रूप से चमक उठती हैं। वह अपनी शक्ति को उस अभिव्यक्ति पर केंद्रित करता है। इसके साथ ही नाकानिशी की आत्मा नीली बिजली से घिरी हुई उसके सामने प्रकट होती है। युवक कारण समझते हुए उसे घर न ले जा पाने के लिए क्षमा मांगता है, लेकिन भूत मुस्कुराता है और कहता है कि उसने वही किया जो वह चाहता था, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए। फिर रीगो बताता है कि उसके पास उसका एक बड़ा भाई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह काल कोठरी में मारा गया था। वह तलवार पकड़े हुए कहता है कि अगर वह होता तो घर वापस जाना चाहता। लड़का फिर से माफी मांगता है, कहता है कि उसने यह सब अपनी मर्जी से किया था और इसे सिर्फ एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वह चुपचाप हथियार को देखता रहता है और एक दर्दनाक याद उसके मन में कौंध जाती है। वह याद उस समाचार रिपोर्ट की थी जिसमें बताया गया था कि उसका भाई एस रैंक का युगो मारा गया है। उस समय उसने अपने परिवार को इस दुखद क्षति पर चीखते चिल्लाते और रोते हुए देखा था। अतीत की उन क्रूर यादों को याद करते ही युवक का चेहरा भय से भर उठता है। हर कोई उसे विपत्ति कहता था। हर तरह की आपदा के लिए उसे ही दोषी ठहराता था। वह भूत की ओर देखता है और माफी मांगना बंद कर देता है, क्योंकि उससे एक सवाल पूछना था। थोड़ी सी उम्मीद के साथ वह पूछता है कि क्या नाकानिशी ने उसके भाई को दूसरी दुनिया में देखा है। आत्मा शांत मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी विनती को ध्यान से सुनती है। हमारा मुख्य पात्र उदास मुस्कान के साथ स्वीकार करता है कि वह वास्तव में शिकारी बनने के लायक नहीं था। वह अपनी पहचान पर सवाल उठाता है, खुद को पूरी तरह से असफल महसूस करता है। लड़का बताता है कि वह अपने भाई की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका सामान कभी नहीं मिला, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपनी कुशलता के बावजूद भी युगों का भूत कभी नहीं देख पाया। युवक कबूल करता है कि वह सिर्फ उसे ढूंढने के लिए शिकारी बना था, लेकिन उसकी क्षमताएं सीमित हैं। उसे विश्वास है कि वह उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा क्योंकि उसका भाई शक्तिशाली था और उसके बहुत सारे दोस्त थे। उसके विपरीत, जो खुद को हमेशा पूरी तरह से अकेला समझता था, अचानक नाकानिशी की आत्मा उसे सांत्वना देने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखती है। रीगो इस भाव से आश्चर्यचकित हो जाता है, अपने शरीर पर नायक के दैत्य स्पर्श को महसूस करता है। जवाब देने के बजाय भूत बस अपना सिर हिलाता है
मानो इनकार कर रहा हो। भूत मुस्कुराता है और आगे की ओर इशारा करता है, मानो किसी नए रास्ते का संकेत दे रहा हो। इसके साथ ही उसकी आत्मा प्रकाश के एक स्तंभ में बदल जाती है जो उसे रास्ता दिखाना चाहता है। अचानक नीली रोशनी लाल लपटों के विस्फोट में बदल जाती है, जिससे हमारा मुख्य पात्र चौंक जाता है। वह अपना मुंह ढक लेता है, उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि उसके सामने क्या हो रहा है। युवक को एहसास होता है कि यह एक पोर्टल है, लाल रंग का एक आयामी द्वार। उसने इस रंग का पोर्टल पहले कभी नहीं देखा था और वह घबरा जाता है, यह सोचते हुए कि उसे यहां क्यों लाया गया है। लेकिन जवाब देने का समय नहीं है, क्योंकि दरार उसे बेरहमी से अंदर खींचने लगती है। लड़का विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन भंवर की शक्ति असहनीय होती है। बचने का कोई मौका न होने पर वह पोर्टल में समा जाता है और इस प्रक्रिया में अनियंत्रित रूप से घूमने लगता है। पोर्टल के अंदर एक रहस्यमय आकृति, जिसकी एक आंख पर पट्टी बंधी है, उसे एक भयावह मुस्कान के साथ देख रही है। इसके तुरंत बाद रीगो को दूसरी तरफ फेंक दिया जाता है और वह एक पत्थर के हॉल में जोर से गिरता है। सिर में खुजली हो रही थी। वह असमंजस में घुटनों के बल बैठ गया, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी क्या हुआ। चारों ओर देखते ही वह हताश हो गया, क्योंकि हर काल कोठरी में बाहर निकलने का रास्ता होना चाहिए। वह जानता था कि अगर वह जल्दी बाहर नहीं निकला तो अपनी क्षमताओं के बल पर वह वहां ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। हालांकि जब उसे एहसास हुआ कि इस जगह से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो वह डर से कांप उठा। अचानक हॉल में एक जोरदार कंपन गूंजी और हमारा नायक चौंक कर पीछे मुड़ा। उसके पीछे की दीवार में दरारें पड़ने लगीं और दरारों से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली। दीवार हजारों टुकड़ों में बिखर गई, जिससे एक अराजक और विनाशकारी ऊर्जा निकली। अंधेरे से एक राक्षसी बैल निकला और सिस्टम ने उसे बॉस शैडो फ्लेम घोषित किया। रीगो घबरा गया, यह महसूस करते हुए कि वह एक खतरनाक काल कोठरी में है। वह नियम समझता था, वह तभी बाहर निकल सकता था जब वह उस विशालकाय राक्षस को हराने में कामयाब हो जाए। भागते समय वह युवक ठोकर खाकर गिर गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतने खतरनाक पोर्टल में आ गया है। लाल आंखों और धधकते सींगों के साथ वह प्राणी अंतिम हमले की तैयारी में जुट जाता है। वह दानव पूरी ताकत से हमला करता है और लड़का अपने ऊपर आने वाले क्रूर हमले को देखकर भय से चीख उठता है। सींग के प्रहार से वह बुरी तरह उड़ जाता है और पत्थर के फर्श पर लुढ़कने लगता है। नीचे गिरा हुआ और शक्तिहीन वह अपने अंत का सामना कर रहा होता है, क्योंकि दानव उसे मारने के लिए उसके करीब आ रहा होता है। सौभाग्य से दानव के सींग चट्टानों में फंस जाते हैं, जिससे उसका आगे बढ़ना कुछ पल के लिए रुक जाता है। फिर भी वह निराश महसूस करता है, क्योंकि उसके पास लड़ने की न तो ताकत है और न ही कौशल। अपने क्रूर भाग्य को स्वीकार करते हुए लड़का अंतिम प्रहार के लिए तैयार हो जाता है। तभी वह नेकिनुशी की तलवार को जमीन में गड़ा हुआ देखता है और उसे याद आता है कि वह हथियार अभी भी उसके पास है। लेकिन लड़का हार मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसने वह तलवार लौटाने का वादा किया था। हताश होकर वह अपना हाथ बढ़ाता है, यह सोचते हुए कि उसे वह तलवार नायक के परिवार को वापस देनी है। तभी सिस्टम प्रकट होता है और पूछता है कि क्या वह अपने सभी माना पॉइंट्स का एक साथ उपयोग करना चाहता है। अपने पीछे भयंकर राक्षस के होते हुए भी रीगो मान जाता है, क्योंकि वह चाहता है कि नायक के परिवार को यह शक्ति मिले। सिस्टम को भूत की इच्छा का पता चलता है और वह पूछता है कि क्या वह कोई गुप्त कौशल सक्रिय करना चाहता है। चाहे वह कौशल कुछ भी हो, वह तुरंत मान जाता है, क्योंकि उसे जीवित रहने के लिए किसी भी शक्ति की आवश्यकता होती है। उसकी माध्यम बनने की क्षमता बढ़ जाती है और कब्र से परे बंधन नामक कौशल सक्रिय हो जाता है। नीली ऊर्जा से एक रहस्यमयी सफेद बालों वाली महिला गंभीर चेहरे के साथ प्रकट होती है। युवक उसकी आवाज सुनकर चौंक जाता है, जो कहती है कि उसने एक जीवित इंसान का लंबे समय से इंतजार किया है। बिजली से घिरी हुई वह उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देखती है और उसे एक दयनीय इंसान कहती है। रीगो हकलाते हुए पूछता है कि वह कौन है, क्योंकि वह नेकिनुशी की आत्मा तो नहीं है। उसका दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो जाता है जब उसे एहसास होता है कि पहली बार किसी भूत ने उससे बात की है। प्रेत स्त्री उससे सवाल करती है, पूछती है कि वह यहां लेटे लेटे मौत का इंतजार क्यों कर रहा है। वह चेतावनी देती है कि राक्षस आजाद हो गया है और अगर वह ऐसे ही खड़ा रहा तो उसका अंत निश्चित है। वह मानता है कि उसमें कोई ताकत नहीं बची है
और भूत उसे दयाहीन और दयनीय कायर कहता है। मुस्कुराते हुए भूत उसे उठने के लिए कहता है, क्योंकि अभी भी वहां से जिंदा निकलने का मौका है। वह लड़के को याद दिलाती है कि उसके हाथों में अभी भी नायक की तलवार है, जो उसका आखिरी सहारा है। रीगो कहता है कि हथियार टूटा हुआ है और शायद मर जाना ही बेहतर है, ताकि वह और कोई मुसीबत ना खड़ी करे। प्रेत स्त्री गंभीर और भावहीन चेहरे के साथ उस युवक की बातें सुनती है। उसके शब्दों से एक दर्दनाक याद ताजा हो जाती है और भूत को एक क्रूर अतीत याद आ जाता है। अपने अतीत की यादों में वह पुरुषों से घिरी हुई है जो उसे जान से मारने का आदेश दे रहे हैं। उन्होंने उसे गद्दार कहा और बिना किसी झिझक के अपनी तलवारें उस पर तान दी। वह चीखी, आखिर क्यों? क्योंकि उसने तो बस उन्हें आने वाली बुराई से बचाया था। लेकिन विश्वासघात इतना क्रूर था कि उसकी बाईं आंख में गंभीर चोट लगने से वह दर्द से चीख उठी। उनमें से एक आदमी ने उसे चुप रहने को कहा और नफरत भरी निगाहों से उसे डायन बताया। अपने घाव पर हाथ रखे हुए वह सदमे में उसे देखती रही, क्योंकि उस पर सबको धोखा देने का आरोप लगाया गया था। दृश्य बदलता है और उसे बांधकर जिंदा जलाया जा रहा है, जबकि भीड़ उसकी मौत की कामना कर रही है। अपने अंतिम क्षणों में वह दर्द से चीखी और महसूस किया कि आग की लपटें उसके शरीर को जला रही हैं। वर्तमान में लौटकर भूत रेगो को घूरता है और उस विश्वासघात के सारे दर्द को फिर से जी रहा है। वह अपने दांत पीसती है, उसके और अपने दुख में समानता देखकर निराश है। भूत उससे सवाल करता है, पूछता है कि क्या वह इस तरह हार मानने से संतुष्ट है। वह उसे गद्दार कहती है जो सिर्फ शिकायत करता है, और कहती है कि उसकी आत्मा पहले ही मर चुकी है, जबकि वह जीवित है। क्रोधित होकर वह युवक भूतनी को घूरता है, जो उस पर दबाव डालती है और जानना चाहती है कि वह पलटवार क्यों नहीं कर रहा। प्रेत स्त्री चिल्लाती है कि जब उसका अंत हुआ तो वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह बताती है कि उसकी ही तरह उसे भी डायन गद्दार कहा गया और जिंदा जला दिया गया। दृढ़ और अधिकारपूर्ण स्वर में भूतनी उसे तुरंत उठने का आदेश देती है। वह कहती है कि उसे देखकर उसे घृणा होती है, क्योंकि यह अतीत में झेली गई उसकी अपमान की याद दिलाता है। बिजली से घिरी हुई वह चीखती है कि वह उसे तलवार उठाने और अपनी जान बचाने के लिए लड़ने पर मजबूर करेगी। उसके शब्द उसे बुरी तरह प्रभावित करते हैं और लड़का दृढ़ निश्चय से अपने दांत भींच लेता है। बड़ी मुश्किल से वह टूटी हुई तलवार पर झुकता है, अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों पर खड़ा होता है। इसी बीच राक्षसी जानवर चट्टानों से खुद को मुक्त करने में कामयाब हो जाता है और एक नए हमले की तैयारी करता है। बैल पूरी ताकत से हमला करता है और हमारा नायक, जो अब खड़ा है, बिना पीछे हटे हमले का सामना करता है। जानवर के प्रकोप से जमीन कांप उठती है और रीगो चीखता है, क्योंकि राक्षस उसे जान से मारने के लिए करीब आता है। लेकिन इस बार बात अलग है और हाथ में तलवार लिए वह सीधे मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। उसके रवैये में बदलाव देखकर भूतनी मुस्कुरा उठती है, लड़के के साहस से संतुष्ट होकर। भूतनी मुस्कुराते हुए कहती है कि अब वह एक असली योद्धा जैसा दिखता है। उसके बगल में तैरती हुई वह कहती है कि युद्ध में एक जीवित इंसान को ऐसा ही दिखना चाहिए, क्योंकि दोनों को एक जैसा पछतावा है। इसलिए वह औरत कहती है कि वह उसे अपनी शक्ति देगी। इसके साथ ही उसकी नीली आभा टूटी हुई तलवार को घेर लेती है और तलवार में बिजली जैसी शक्ति भर देती है। रीगो दर्द से चीखता है, क्योंकि उसके शरीर में बहने वाली ऊर्जा असहनीय है। वह महसूस करता है कि उसकी चेतना उससे दूर होती जा रही है, मानो आत्मा की कुचलने वाली शक्ति उसे निगल रही हो। उसका शरीर अपने आप ही जानवर की ओर बढ़ता है, एक ऐसे हमले के लिए तैयार है जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता। लेकिन वह उसे शांत करती है, उसे धैर्य रखने और उसे पूरी तरह से नियंत्रण में न आने देने के लिए कहती है। प्रेत जैसी दिखने वाली स्त्री उसे आश्वस्त करती है कि लड़ाई उसकी है और उसे जीतने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। तभी वह अंततः अपना नाम प्रकट करती है और खुद को दिव्य इच्छा की योद्धा जोन ऑनफॉर्क के रूप में पेश करती है। सिस्टम पुष्टि करता है कि जोन ओनोफॉर्क ने तलवार पर अधिकार कर लिया है, जिससे रीगो पूरी तरह से अवाक रह जाता है। अब एक आध्यात्मिक हथियार के रूप में महान नायिका उस युवक से अपनी योग्यता साबित करने के लिए कहती है। वह उसका युद्ध देखना चाहती है और लड़के की आंखों में नए दृढ़ संकल्प की चमक आ जाती है। युद्ध घोष के साथ वह जानवर पर टूट पड़ता है और अपनी पूरी आत्मा से प्रहार करता है। दृश्य 2 साल पहले का है, जब उसका भाई उससे पूछता है कि क्या वह सचमुच शिकारी बनने जा रहा है। छोटा रीगो अपने भाई से कहता है कि वह इस बेकार कौशल के साथ शिकारी नहीं बन सकता।
बड़ा भाई उसके रवैये को अजीब पाता है और पूछता है कि वह खुद पर क्यों हंस रहा है। छोटा रीगो इस प्रतिक्रिया को नहीं समझ पाता, क्योंकि उसे एक बार फिर से नीचा दिखाए जाने की उम्मीद थी। मुस्कुराते हुए युगो उसे दिलासा देता है और कहता है कि खुद पर मत हंसो, क्योंकि तुम उससे कहीं ज्यादा अद्भुत हो। भावुक होकर लड़का रोने लगता है। उसे शक होता है कि क्या वह अपने भाई, जो एक महान एस रैंक शिकारी है, से बेहतर हो सकता है। युगो बताता है कि अब जब उसके पास साथी हैं, तो वह समझता है कि रीगो की क्षमता विशेष है। वह समझाता है कि उसकी शक्ति उसे दूसरों के दुख, दर्द और भावनाओं को महसूस करने देती है। ये शब्द ही उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे, क्योंकि उसका भाई ही उसका एकमात्र सच्चा दोस्त था। वर्तमान में लौटकर यह स्मृति उसे जोन ऑन ऑफ आर्क की शक्ति को ग्रहण करने की शक्ति देती है। वह चमकती तलवार उठाता है और बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी गति से राक्षसी बैल की ओर बढ़ता है। जोन ऑफ आर्क उसे देखती है और उससे पूछती है कि वह उसे दिखाए कि वह जीवित रहने के लिए कैसे लड़ता है। वह उसे चुनौती देती है कि वह उसे दिखाए कि वह अपने श्राप के साथ कैसे जीता है, और युवक वार के लिए तैयार हो जाता है। तलवार पर तीव्र नीली ऊर्जा केंद्रित होती है, जो पूरी ताकत से वार करने के लिए तैयार है। वार सीधे बैल पर लगता है और अलौकिक ऊर्जा एक चकाचौंध भरी चमक के साथ हवा को चीरती हुई निकल जाती है। जानवर परछाइयों में घिर जाता है। उस अप्रत्याशित हमले की शक्ति से लकवाग्रस्त हो जाता है। हमले का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि धूल का बादल उड़ जाता है और जमीन फट जाती है। एक उग्र चीख के साथ रीगो सारी ऊर्जा को एकत्रित करता है और उसका शरीर नीली बिजली में फट जाता है। अचानक तलवार का रंग बदल जाता है और वह एक तीव्र पवित्र सुनहरी लौ से घिर जाती है। नई शक्ति को महसूस करते हुए वह पहले कभी न देखे गए दृढ़ संकल्प के साथ दुश्मन का सामना करता है। एक तेज गति से हमारा नायक आग का एक छाप छोड़ता है, जो जानवर की ओर हवा को चीरता हुआ जाता है, लेकिन राक्षस पलटवार करता है। लपटों का सागर उगलकर लड़के के हमले को पूरी तरह से बेअसर कर देता है। आश्चर्यचकित होकर युवक पीछे हटता है, लेकिन अपनी जगह पर डटा रहता है, युद्ध के अगले दौर के लिए तैयार। तभी जोन ऑन ऑफ आर्क की आत्मा मुस्कुराते हुए उसके पीछे प्रकट होती है। उसे यह स्थिति मनोरंजक लगती है। उसे एहसास होता है कि जलने के कारण उसकी मृत्यु ही तलवार की अग्नि शक्ति बन गई है। राक्षस को ठीक होते देख रीगो को एहसास होता है कि उसके पास अभी भी यह लड़ाई जीतने का मौका है। नए जोश के साथ वह तैयार हो जाता है, लेकिन प्राणी पहले से ही अपने मुंह में ऊर्जा का एक गोला बना रहा होता है। लड़का सदमे में है। उसे उम्मीद नहीं थी कि राक्षस इतने शक्तिशाली हमले कर सकता है। बैल आग बरसाता है, लेकिन हमारे नायक के सामने अचानक एक सुनहरा जादुई घेरा प्रकट हो जाता है। तलवार स्वतः ही प्रतिक्रिया करती है और प्राणी के अग्नि हमले की सारी शक्ति को सोखने लगती है। रीगो हैरान है, क्योंकि आग की लपटें उसके चारों ओर नाच रही हैं, हथियार द्वारा खींची जा रही हैं। तलवार पूरी शक्ति को सोख नहीं पाती और आग का एक जोरदार विस्फोट रीगो पर सीधा लगता है। बैल जरा भी रहम नहीं करता और आग की एक और तेज धारा बरसाता है, जो युद्ध के मैदान में फैल जाती है। जोन ऑन ऑफ आर्क हंसती है और कहती है कि चूंकि यह उसकी अपनी तलवार नहीं है, इसलिए वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती। वह बताती है कि उसे अपना हथियार चाहिए और पूछती है कि वह जीवित रहने के लिए क्या करेगा। हताश होकर हमारा नायक सोचता है कि क्या उसे पहले की तरह ही उस राक्षस की चाल को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। वह वार करने का मौका मिलने तक लपटों से बचने के बारे में सोचता है, लेकिन निष्कर्ष निकालता है कि राक्षस बहुत तेज है। समझ न आने पर उसकी बाईं आंख में एक नीली लौ जल उठती है, जिससे उसकी शक्ति सक्रिय हो जाती है। अचानक उसे शिकारियों के एक समूह का दृश्य दिखाई देता है, जो उसी राक्षस से लड़ रहे हैं। वह गिरे हुए योद्धाओं की आत्माओं को देखता है, जो अभी भी एक दूसरे की रक्षा के लिए लड़ रही हैं। एक शिकारी लपटों में घिर जाता है, उपचार के लिए बेताब होकर चीखता है, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिलती। घायल होने के बावजूद दूसरा आगे खड़ा है, कहता है कि वह राक्षस को रोके रखेगा ताकि बाकी लोग भाग सकें। रीगो सब कुछ समझ जाता है। वह उस स्थान पर मारे गए नायकों के भूतों को देख रहा है। उस युवक को एहसास होता है कि उनके चले जाने के बाद भी उनकी निराशा कालकोठरी में बनी हुई है। वह उन योद्धाओं के पछतावे को देखता है, जो खुद को या अपने साथियों को बचा नहीं सके। एक वैद्य की आत्मा अपने गिरे हुए साथी की मदद करने की व्यर्थ कोशिश करती है, और रीगो समझता है कि ऐसा क्यों है। वह उस दर्द को महसूस करता है जो कभी खत्म नहीं होता, उस खुशी को
जो उन्हें कभी नहीं मिली, और उस पीड़ा को जो उन्हें अंदर से खा जाती है। सबसे बढ़कर वह अपने साथियों की रक्षा न कर पाने के अपराध बोध को महसूस करता है। उसकी आंखें चमक रही हैं। रीगो समझता है कि सभी भूतों के मन में पछतावा होता है। उसके भाई की आवाज गूंजती है, उसे याद दिलाती है कि वह दूसरों के दुख और दर्द को महसूस कर सकता है। वह उन प्राचीन योद्धाओं की आत्माओं को भी देखता है जो उसी प्राणी के हाथों मारे गए थे। युगोई ने कहा था कि इसी वजह से उसकी क्षमता सचमुच अद्भुत है। इस रहस्योद्घाटन के साथ उसकी आंख में नीली लौ पहले कभी न देखी गई तीव्रता से चमक उठती है। आरएमसी समझता है कि उसकी शक्ति उन लोगों की आवाजें सुनने और उनका जवाब देने के लिए है जो इस दुनिया से चले गए हैं। एक जोरदार चीख के साथ वह योद्धाओं की आत्माओं को बुलाता है, उन्हें अपने साथी कहता है। प्रेत उसकी पुकार का जवाब देते हैं, अपनी सेनाओं में शामिल होने और एक बार फिर लड़ने के लिए तैयार। उनमें से एक चिल्लाता है कि उसकी एकमात्र इच्छा उस सरदार को अंततः हराना है। एक और आत्मा रोते हुए कहती है कि उसकी एकमात्र इच्छा अपने दोस्तों को बचाना थी। एक तीसरी आत्मा विलाप करती है क्योंकि उसकी सबसे बड़ी इच्छा अपने परिवार के पास लौटना थी। सभी की चीख गूंजती है, एक समूह अपने दुखों के अंत के लिए प्रार्थना करता है। अनगिनत प्रेत हाथ उठते हैं, हमारे नायक को अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। उसे अपनी एकमात्र आशा मानते हुए आत्माएं उसका समर्थन करती हैं। युवक तलवार उठाता है, उन सभी आत्माओं की शक्ति को समाहित करता है। यहां तक कि पौराणिक नायिका भी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह जाती है। प्रेत को एहसास होता है कि वह लड़ने के लिए मृतकों की एक सेना इकट्ठा कर रहा है। तलवार आग की लपटों में फट जाती है, एक युद्ध ध्वज का रूप ले लेती है। वह क्रोध से चिल्लाता है, अपनी सेना के साथ हमले का नेतृत्व करने के लिए तैयार। आत्माएं उससे लड़ने और अपने साथियों का बदला लेने का अनुरोध करती हैं। सब कुछ दांव पर लगा होने के बावजूद राघव स्वीकार करता है और एक क्रूर युद्ध घोष के साथ आगे बढ़ता है।